हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है इवैल्यूएशन सिस्टम पे। इवैल्यूएशन शुरू करने से पहले हम एक बार पूरा सिलेबस देखते हैं कि जो हमने देखा है सिलेबस, क्या हमने वो कंप्लीट किया या नहीं किया। तो सबसे पहले था हमारा एजुकेशन में हमने जस्ट टीचिंग की कुछ मीनिंग्स देखी, कुछ थ्योरीज देखी थी हमने, जेस्टल साइकोलॉजी, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब कुछ। फिर हमने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल्स एंड मॉडल्स देखे थे। फिर हमने लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जिसमें हमने अडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स देखे थे। अडोलसेंट जो 20 साल से छोटे होते हैं, अडल्ट लर्नर्स जो 20 साल से बड़े होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक क्या क्या बदलाव आते हैं, उन बदलाव के बारे में हमने देखा था। फोर्थ हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने लर्नर्स देखा था, लर्नर फैक्टर्स, सपोर्ट मटेरियल, टीचर के फैक्टर्स देखे थे हमने कि हमारा टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर का एटीट्यूड, लर्नर का एटीट्यूड, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, है ना, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, वो इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए जहाँ पे हम काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। तो आई थिंक 1 या 2 क्लास पहले हमने इस वाले टॉपिक को देखा था। फिर हमने किया था मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड देखे थे। टीचर सेंटर जिसमें टीचर मेन फोकस होता है, लर्नर सेंटर जिसमें लर्नर मेन फोकस होता है। फिर हमने कुछ ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन मेथड्स भी देखे थे टीचिंग के। ऑनलाइन मेथड्स हमने देखे थे मूक्स, स्वयं प्रभा, इन तीनों को हमने डिटेल में देखा था। फिर हमने कुछ टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम देखे थे, ट्रेडिशनल मेथड कि पुराने टाइम में कैसे पढ़ाते थे, किस चीज़ को यूज़ करके पढ़ाते थे। मॉडर्न मेथड देखे और आईसीटी बेस्ड मेथड्स भी हमने देखे थे, जो कि कंप्यूटर बेस्ड मेथड होते हैं जिसमें हमको इंटरनेट की ज़रूरत होती है ना। मॉडर्न में हमने कुछ ह्यूरिस्टिक मेथड, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड, इन सभी मेथड्स के बारे में देखा था। ट्रेडिशनल में हमने पुराने मेथड्स के बारे में देखा था कि कैसे हम लेक्चर मेथड के थ्रू पहले पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम टाइप्स देखेंगे कि इवैल्यूएशन कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट है कि कितने अलग अलग टाइप्स के टेस्ट होते हैं। फिर कुछ नया सिलेबस जुड़ा है इसके अंदर, सीबीसीएस क्या होता है, सीबीटी क्या होता है, कुछ नई इनोवेशंस जुड़ी है इवैल्यूएशन को करने के लिए। तो ये सब कुछ हम सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है इवैल्यूएशन का, इसमें हम देखने वाले हैं। इवैल्यूएशन का टॉपिक जो है वो आपका थोड़ा लेंथी रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम हमारे इवैल्यूएशन के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास में कुछ भी मिस किया है तो पहले जाइए उस प्रीवियस क्लास को देखिए, क्योंकि सभी क्लासेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर आप एक भी क्लास को मिस कर दोगे तो आपको फिर आगे की दूसरी क्लास के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सभी क्लास को लिंक कर करके जोड़ जोड़ के पढ़ाया है आपको। तो अगर कुछ भी आपकी क्लास मिस हो गई है तो अभी आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको देखनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इवैल्यूएशन से। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? अगर सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं कि इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन का मतलब क्या है, तो ये होता है टेस्ट। जैसे हम स्कूल में थे, स्कूल में हमको चैप्टर पढ़ाया जाता था, उसका टेस्ट लिया जाता था टीचर के थ्रू, तो वैसे ही इवैल्यूएशन का सिंपल मतलब होता है टेस्ट लेना। टीचर जो पढ़ा रहा है, क्या वो बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या बच्चा जो पढ़ रहा है क्या वो उसको समझ में आ रहा है, या फिर पेरेंट्स को ये पता चले कि भाई मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या वो पढ़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, वो क्या पढ़ाई कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर भी रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। मतलब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है? हम स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन को करते हैं, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का। कैसे लेते हैं? पहले हम प्लानिंग करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सभी स्टेप्स बताए थे। पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट बनाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर पढ़ाने के बाद में हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते हैं। उसके थ्रू हम क्या करते हैं? बच्चे को जो पढ़ाया है उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि जो हमने पढ़ाया है क्या वो बच्चे को समझ में आया है। उससे हमको भी फीडबैक मिलता है कि जो हमने पढ़ाया है क्या वो मेरे लर्नर्स को समझ में आया है। उससे लर्नर्स को भी फीडबैक मिलता है कि जो भी मैंने पढ़ाया है क्या वो मेरे को समझ में आया है।
और इससे सिर्फ लर्नर और टीचर को ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी ये पता चलता है कि जो टीचर पढ़ा रही है और जो बच्चा पढ़ रहा है क्या उसको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो पढ़ भी पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है ना। तो इवैल्यूएशन से टीचर, लर्नर और लर्नर के पेरेंट्स इन सभी को फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का सिंपल मतलब है टेस्ट लेना। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन के उद्देश्य कितने होते हैं। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव टू डायग्नोस द वीकनेस और लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर, मतलब हम लर्नर्स की वीकनेस और लर्नर्स की स्ट्रेंथ को देखते हैं, मतलब सीखने वालों की कमजोरी या सीखने की कठिनाइयों का निदान करना इसका पहला उद्देश्य है। मूल्यांकन का पहला उद्देश्य क्या है कि जो भी लर्नर्स सीख रहे हैं उनके अंदर क्या डिफिकल्टीज आ रही है उसको फाइंड आउट करना, सीखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। डायग्नोस का मतलब है आपका प्रॉब्लम। अब ये डायग्नोस जो है ये एक पूरा इवैल्यूएशन का टाइप है, इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में, लेकिन डायग्नोस का सिंपल मतलब होता है प्रॉब्लम। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी मेरे लर्नर्स पढ़ रहे हैं उसमें उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, उसको समझने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। दूसरा है छात्रों की उपलब्धियों का परीक्षण करना, मतलब टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जो हमने लर्नर को पढ़ाया क्या वो हमारा गोल सक्सेसफुल रहा, कितना हमने हमारे गोल को अचीव किया, उस अचीवमेंट को देखने के लिए भी हम लर्नर्स का टेस्ट लेते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। थर्ड है टू हेल्प इन प्रोग्नोसिस, मतलब निदान में मदद करना कि जो हमने पढ़ाया क्या उससे प्रोबेबल आउटकम आए। अब मतलब प्रोग्नोसिस का क्या होता है, मतलब प्रोबेबल आउटकम। प्रोबेबल आउटकम मतलब क्या है, अगर मुझे मेरी क्लास के अंदर कोई नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, जैसे अगर आज मैं पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मुझे ये सोचना है कि मैं कल से ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो अब मुझे नहीं पता है कि कल अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाऊंगी तो क्या वो उनको समझ में आएगा। पीपीटी से पढ़ाया हुआ तो उनको समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं ना कि ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ाऊंगी वो उनको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये सबसे पहले कल क्लास में आके उस ब्लैक बोर्ड पे मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, कैसे लिखना है, कैसे बच्चों को समझाना है, उसकी प्लानिंग करूंगी। और फिर कल क्लास में आके मैं क्या करूंगी, आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगी। अब पढ़ा दिया मैंने, फिर मैं आपका इवैल्यूएशन करूंगी, आपको जांच करूंगी, आपका टेस्ट लूंगी और देखूंगी कि क्या मैंने ब्लैक बोर्ड पे जितना पढ़ाया है उतना मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है, मतलब जितना मैंने पीपीटी के थ्रू बच्चों को समझाया था क्या उतना ही बच्चों को ब्लैक बोर्ड से पढ़ाने पे भी समझ में आ रहा है। अगर मेरा इवैल्यूएशन के टाइम पे मुझे ये फीडबैक मिलता है कि हाँ जितना मैंने पीपीटी से पढ़ाया था उतना बच्चों को ब्लैक बोर्ड से पढ़ाने पे भी समझ में आ रहा है, मतलब कोई डिफिकल्टीज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब तो मेरा जो नया मेथड है वो सही है, मैं उसको आगे भी लागू कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये फीडबैक मिलता है कि नहीं बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, ना बच्चों को दिख रहा है, ना बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, ना बच्चों को नोट्स अच्छे से दिख रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये फीडबैक क्या निकला कि नहीं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को सिर्फ पीपीटी के थ्रू पढ़ाया हुआ ही समझ में आ रहा है ना। मतलब समझ रहे हो कि अगर मेरे को कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या मेरे प्रोबेबल आउटकम्स निकलेंगे, क्या वो मेथड सही होगा नहीं सही होगा, उसको जांच करने के लिए भी हम इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू फैमिलियराइज टीचर विद द नेचर ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल कौन है, आपके लर्नर्स हैं। विद्यार्थियों के सीखने में विकास और प्रगति की प्रकृति के साथ शिक्षक को परिचित करना, मतलब टीचर को लर्नर्स के साथ में फैमिलियराइज करना। अब जब तक मेरे को ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे लर्नर्स ने अभी तक कितना सीखा है, उनको कितना आता है नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की आपको टीचिंग कैसे करवाऊंगी। मतलब अगर जब मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने अपने लर्नर्स को प्रिंसिपल पढ़ाए थे, लेवल्स और मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ाए थे, वो उनको समझ में आ गए अच्छे से, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सकती हूँ ना आपको कि भाई ये बच्चों को प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ में आ गए, बेस क्लियर हो गया बच्चों का, तो अब मैं बच्चों को आगे जो अडल्ट और अडोलसेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी मैं बच्चों को समझा सकती हूँ। लेकिन जब तक आपको आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा, आपका टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल ही आपको समझ में नहीं आएंगे, तब तक मैं आपको लेवल्स और मॉडल्स कैसे बताऊंगी, है ना। तो अब मुझे ये सब कुछ पता कैसे चलेगा कि आपका कितना कोर्स कंप्लीट हुआ है, कितना कवर हुआ है, कितना अभी बाकी है। इवैल्यूएशन के थ्रू समझ में आएगा मुझे जब मैं आपका टेस्ट लूंगी। तो यही पॉइंट बोल रहा है कि इवैल्यूएशन जो है वो टीचर और स्टूडेंट को एक फैमिलियराइज करने के लिए भी किया जाता है। इवैल्यूएशन के थ्रू टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट अभी कौन सी स्टेज में है, उसको कहाँ से वापस से पढ़ना शुरू करना है, कितना उसको आता है, कितना उसको नहीं आता है, इसके लिए भी हम इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट बोला है टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर, मतलब शिक्षकों की दक्षता को मापना।
अब ये क्या होता है, इवेल्युएशन हम सिर्फ बच्चों को जांच करने के लिए ही नहीं करते हैं कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है क्या, बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, बच्चों का कितना कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ लर्नर्स के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इवेल्युएशन जो है वो टीचर्स के लिए भी किया जाता है कि टीचर जो है वो कितना पढ़ा रहा है, क्या टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या टीचर एफिशिएंट है, टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज है। टीचर को जांच करने के लिए भी हम इवेल्युएशन का मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर है टू मेजर द फिटनेस ऑफ स्टूडेंट फॉर प्रमोशन एंड एडमिशन टू हायर कोर्सेज, मतलब उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश और पदोन्नति के लिए छात्रों की फिटनेस को मापना। अब हम जो इवेल्युएशन करते हैं वो हम प्रमोशन के लिए भी और एडमिशन के लिए भी करते हैं। अब प्रमोशन और एडमिशन क्या है, आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था, या फिर फर्स्ट तो छोड़ो, थोड़ी बड़ी क्लास की बात करते हैं, आपने 5th या 6th क्लास में एडमिशन लिया था, ठीक है। तो आपको एडमिशन देने से पहले आपके स्कूल ने आपका इंटरव्यू लिया होगा। तो इंटरव्यू क्या है, एक टाइप ऑफ इवेल्युएशन ही तो है। आपको टेस्ट किया पहले उन्होंने कि आपको 5th क्लास में एडमिशन देना है, तो उससे पहले क्या बच्चे को 4th क्लास का कंसेप्ट क्लियर है, क्या वो 5th क्लास में एडमिशन लेने के लायक है, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग 5th क्लास के बच्चे को समझने जितनी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको हम वापस से सजेस्ट करेंगे कि वो वापस से 4th क्लास पढ़े। अगर उसको 4th क्लास का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, वो 5th क्लास में एडमिशन लेने के लिए पूरा केपेबल है, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि ठीक है वो आगे 5th क्लास में प्रमोट हो सकता है। तो इसलिए कहा है कि इवेल्युएशन जो है वो हम एडमिशन के लिए भी करते हैं, एडमिशन प्रोसेस के लिए भी करते हैं। और प्रमोशन के लिए कैसे करते हैं, अब आपने 5th क्लास में एडमिशन तो ले लिया, तो एडमिशन के टाइम पे तो आपका इंटरव्यू के थ्रू इवेल्युएशन हो गया। अब आपने जब 5th क्लास में आपका पूरा 1 साल हो गया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो जब लास्ट में आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, उस फाइनल एग्जाम के थ्रू आपका प्रमोशन देखा जाएगा कि क्या आपको अब 6th क्लास में प्रमोट करा जाए या नहीं करा जाए। आपके अच्छे मार्क्स आए, आपने A ग्रेड या B ग्रेड ली, तो इसका मतलब आपको 6th क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपकी C या फिर D ग्रेड आई, तो इसका मतलब आपको 5th क्लास का कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं है, आपको वापस से 5th क्लास पढ़नी चाहिए, तो वो लोग फिर आपको 6th क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा है कि इवेल्युएशन जो है वो प्रमोशन के लिए भी किया जाता है और साथ ही साथ एडमिशन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प इन सिलेक्शन, मतलब चयन में मदद करना। इवेल्युएशन जो है वो आपका सिलेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। सिलेक्शन के लिए कैसे हेल्प करता है, अब आप जब अभी यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देना होगा तभी तो आप उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होगे। सिलेक्ट कैसे होगे, लोग आपको सिलेक्ट कैसे करेंगे, वो जो इंटरव्यूज जो बैठेगा कैंपस, वो आपको सिलेक्ट कैसे करेगा, पहले वो आपका इंटरव्यू लेगा, आपका इवेल्युएशन करेगा, आपको टेस्ट करेगा, देखेगा कि भाई क्या बच्चों को पढ़ाने के लायक हो, क्या आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितनी डिग्रीज ली है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब आपके इंटरव्यू के थ्रू आपको जांच किया जाएगा। तो वो होता है आपका सिलेक्शन में प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब इवेल्युएशन जो है वो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में भी आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू एक्वेंट द पेरेंट विद द प्रोग्रेस ऑफ देयर वार्ड्स, मतलब माता पिता को उनके वार्ड की प्रगति से परिचित कराना। इवेल्युएशन जो है वो पेरेंट्स को भी ये परिचित कराता है कि जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। मतलब जब हम स्कूल में थे तो हमारी रिजल्ट के बाद में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता था और फिर जितने हमारे मार्क्स आए हैं वो मार्क्स पेरेंट्स को दिखाए जाते थे, हिंदी में सही है, इंग्लिश में सही है, मैथ्स में कम है, साइंस में कम है। तो ये इवेल्युएशन का ही सिस्टम है कि इवेल्युएशन के थ्रू हमारे पेरेंट्स को भी तो पता चले ना कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, उनको कितना समझ में आ रहा है। तो इवेल्युएशन के थ्रू पेरेंट्स को भी ये पता चलता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ इवेल्युएशन के थ्रू पेरेंट्स को भी पता चलता है, ठीक है। तो ये सभी थे आपके ऑब्जेक्टिव्स के इवेल्युएशन के थ्रू, मतलब इवेल्युएशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके मूल्यांकन के कार्य, मतलब फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के क्या फंक्शंस होते हैं बेसिकली। सबसे पहला तो फीडबैक देना, मतलब प्रतिक्रिया देना। अब मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपका इवेल्युएशन लूंगी तो मुझे फीडबैक मिलेगा कि भाई बच्चे ने 5th क्लास में तो अच्छा स्कोर किया है, अभी 6th क्लास में जाने के लायक है, 6th क्लास में मैं इसको प्रमोट कर सकती हूँ, तो मुझे फीडबैक मिला ना। तो इवेल्युएशन के थ्रू आपको फीडबैक मिलता है। दूसरा है मोटिवेशन और बेटर गाइडेंस, मतलब प्रेरणा और बेहतर मार्गदर्शन भी मिलता है आपको इवेल्युएशन के थ्रू। मोटिवेशन कैसे मिलता है, प्रेरणा कैसे मिलती है, आपने 5th क्लास कंप्लीट कर ली,
अब आप जब आपका एग्जाम हो, आपने एग्जाम दिया, तो आपको इवैल्यूएशन के थ्रू ये फीडबैक मिला कि आपके 5th क्लास में बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आए हैं, आपको 90-95% मार्क्स आए, तो आपके अंदर मोटिवेशन जगेगा ना कि 5th क्लास में मेरे 95% आई है, तो मैं 6th क्लास में और मेहनत करूँ, तो 95 से भी ज़्यादा लाने की कोशिश करूँ। तो इससे आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है और बेटर गाइडेंस भी मिलती है, मतलब बेहतर मार्गदर्शन भी मिलता है। अब जब अच्छे नंबर आए तब तो आपको मोटिवेशन मिल गई। अगर मान लो आपके नंबर अच्छे नहीं आए, है ना, आपको 60% या 50% आए आपकी 5th क्लास में, तो आपको बेटर गाइडेंस भी मिलेगी कि भाई 5th क्लास में तो मेरे 50% आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर मैं जब हायर क्लासेस के लिए जा रहा हूँ, 6th 7th 8th क्लास के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे ऐसा स्कोर नहीं करना है, वहाँ पे मुझे और मेहनत करनी है और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो आपको बेटर गाइडेंस भी देता है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये आपके कुछ फंक्शंस है इवैल्यूएशन के, कि इवैल्यूएशन के थ्रू हमको फीडबैक मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, बेटर गाइडेंस मिलती है, लर्नर्स को पता चलता है कि वो किस स्टेज की लर्निंग पे है, टीचर को पता चलता है कि उसकी क्या एफिशिएंसी है और लर्नर्स को क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पेरेंट्स को भी पता चलता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है और जो बच्चा पढ़ रहा है, क्या वो सही दिशा में दोनों चीजें काम कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स और इवैल्यूएशन के फंक्शंस में आते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आगे हम चलते हैं तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की, मतलब इवैल्यूएशन के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है वो टीचिंग करने से पहले किया जाता है। मतलब अब मैं जब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करूंगी तो मैं ये देखूंगी तो सही कि भाई लर्नर्स को अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कितना पता है, वो कितना जानते हैं, क्या उनको पता है टीचिंग क्या होती है, क्या उनको पता है एप्टीट्यूड क्या होता है, क्या उनको टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस पता है, कुछ मीनिंग्स पता है। तो ये सब कुछ मैं आपका टीचिंग कराने से पहले देखूंगी, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले मैं आपके प्रायर नॉलेज को चेक करूंगी कि अभी तक लर्नर्स ने कितना कुछ सीखा है। वो आता है आपके प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में। देखते हैं कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। इट एंश्योर द एंट्री परफॉर्मेंस ऑफ द प्यूपल। एंट्री परफॉर्मेंस देखा जाता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में। द फ्यूचर सक्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। मतलब प्लेसमेंट मूल्यांकन में क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाने से पहले आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। अब इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है पढ़ाने से पहले? मतलब अगर टीचर 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाला है तो वो पहले अपना टॉपिक शुरू करने से पहले देखेगा कि उसने जो कल पढ़ाया था क्या उसके लर्नर्स को आज वो चीज़ याद है या नहीं याद है। ठीक है, उसने कल अगर कोई टॉपिक पढ़ाया था तो वो देखेगा, उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा अपने बच्चों को कि भाई मैंने ये बताया था तो इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब बताया था, इसकी क्या डेफिनेशन दी थी। ऐसे करके वो बच्चों से कुछ सवाल पूछेगा कल के क्लास को लेकर, कल के क्लास से रिलेटेड, है ना। अगर बच्चे जवाब देते हैं तो इसका मतलब तो उसको पता चल जाएगा भाई बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी, बच्चों ने रिवीजन भी करा है और उनको समझ में भी आया है। मतलब अब मैं कल की क्लास से आगे बढ़ सकता हूँ, आगे का टॉपिक उनको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर उनका कल का टॉपिक ही क्लियर नहीं है तो फिर मैं उनको आगे कैसे पढ़ाऊँ, है ना। ये सब कुछ चेक करने से पहले हमको बच्चों का प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करना होता है। मतलब टीचिंग करने से पहले जो हम बच्चों की प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं उसको हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का जो कीवर्ड है वो है आपका एंट्री परफॉर्मेंस या फिर प्रायर टीचिंग। ये सब आपके प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के कीवर्ड्स हैं। तो आप क्वेश्चन में कहीं भी एंट्री परफॉर्मेंस देखो या फिर प्रायर टीचिंग देखो तो आप मार्क कर देना कि ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा इवैल्यूएशन है जो एंट्री परफॉर्मेंस को चेक करता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, या फिर इन चारों में से कौन सा इवैल्यूएशन है जो आपके बिफोर टीचिंग कराया जाता है, मतलब टीचिंग से पहले कराया जाता है, तो आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं आपके प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को लेकर। आई होप समझ में आया होगा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है। टीचिंग करने से पहले जो हम बच्चों की प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं उसको हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मतलब निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तो हमने टीचिंग कराने से पहले कर लिया। ठीक है, अब जब हम टीचिंग करा रहे हैं, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करूंगी। मतलब बेसिकली ये 4 तरीके की इवैल्यूएशन बताएंगे। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो हम पढ़ाने से पहले करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एक और इवैल्यूएशन आएगा जिसका नाम है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो हम पढ़ाते टाइम पे करते हैं, और समेटिव इवैल्यूएशन जो हम पढ़ाने के बाद में करते हैं। तो पढ़ाने से पहले वाला तो हमने देख लिया प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच में आपसे पूछ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया,
आपको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्लियर हो गया, आपको प्रिंसिपल समझ में आ गए। तो ये मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना, तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, वो भी एक तरीका का छोटा टेस्ट ही होता है। ओरली मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ कि आपको समझ में आ गया, आपको प्रिंसिपल समझ में आ गए, आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, है ना। तो जब हम पढ़ाते पढ़ाते जब हम ड्यूरिंग टीचिंग बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या कीवर्ड हुआ? ड्यूरिंग टीचिंग। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। आ गया? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन देते टाइम पे, मतलब टीचिंग करते टाइम पे, मतलब जब हम टीचिंग कर रहे हैं उस टाइम पे जब हम बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। ये क्या करता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो आपको कॉन्टिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। अब कॉन्टिन्यूस कैसे? अब जब मैं लगातार क्लास के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछती जाऊंगी तो एक कॉन्टिन्यूटी बन रही है ना, लगातार मैं आपसे पूछ रही हूँ तो लगातार मुझे फीडबैक मिलता जाएगा। मैंने पहले आपको ऑब्जेक्ट इवैल्यूएशन का मतलब बताया कि इवैल्यूएशन क्या होता है। मैंने आपसे पूछा आपको समझ में आया, आपने बोला समझ में आया। फिर मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन पे, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए, कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को समझाया। फिर मैंने आपसे पूछा समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, है ना। तो वो मैंने आपको फिर इवैल्यूएशन करा। फिर मैं फंक्शंस पे आई, मैंने आपको फंक्शंस बताए। फिर मैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में आई, तो मैंने आपको पहले प्लेसमेंट बताया, फिर फॉर्मेटिव बताया। फिर मैंने इसको, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स हो गए, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको टाइप समझ में आ गए। तो ऐसे क्या हो रहा है, मुझे पढ़ाते टाइम पे बीच में ही मुझे आपका इवैल्यूएशन करने से क्या मिल रहा है, मुझे कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिल रहा है कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, या जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो एक कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिल रहा है मुझे भी और मेरे लर्नर्स को भी पता चल रहा है कि हाँ जो टीचर पढ़ा रही है वो मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे भी पता चल रहा है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो एक कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के टाइम पे। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दो कीवर्ड्स हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कॉन्टिन्यूस फीडबैक। मतलब एक तो ये इंस्ट्रक्शन के टाइम पे होता है, मतलब टीचिंग के दौरान किया जाता है, और दूसरा इससे हमें कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है। तो ये दोनों कीवर्ड्स है आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। प्लेसमेंट जो हम पढ़ाने से पहले करते हैं, प्रायर टीचिंग के टाइम पे, मींस प्रायर इंस्ट्रक्शन के टाइम पे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जब हम पढ़ाने के बीच में करते हैं, पढ़ाने के दौरान करते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या है? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो भी हम पढ़ाने के दौरान ही करते हैं, लेकिन अब फॉर्मेटिव में और डायग्नोस्टिक में फ़र्क क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम क्या करते हैं ताकि हमको पता चले जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं? टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का कीवर्ड है। लर्निंग डिफिकल्टीज या फिर प्रॉब्लम, वीकनेस, ऐसे कीवर्ड्स आ जाए ना तो समझ लेना ये आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का कीवर्ड है। डायग्नोस्टिक का मतलब है प्रॉब्लम। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, डायग्नोस्टिक का मतलब है प्रॉब्लम। मतलब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो अगर मेरे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपको 3 फंक्शंस बताए, क्या क्या बताए थे आपको? मैंने 3 फंक्शंस बताए थे ना। मोटिवेशन देता है आपको इवैल्यूएशन, तो अगर आपको मोटिवेशन वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम मेरे को मोटिवेशन वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, इसमें मेरे को प्रॉब्लम है। तो मेरे को पता चलेगा कि अच्छा लर्नर्स को इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है मोटिवेशन, तो वो क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। मतलब समझ में आया? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम देखते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है, या क्या प्रॉब्लम है, आखिर मतलब प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्यों उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो चेक करने के लिए फिर हम करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ही होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ही होता है, बस दोनों में फ़र्क कितना है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम देखते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है, हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी जो पढ़ने में जो डिफिकल्टीज आ रही है, उसको मतलब समझने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डिफिकल्टीज आ रही है वो क्या डिफिकल्टीज हो रही है, क्या उसका कारण है, वो देखने के लिए हम करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आई होप समझ में आया होगा, अब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका 4th समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन हम करते हैं एंड ऑफ द कोर्स।
प्लेसमेंट हमने किया बिफोर द इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक हमने किया ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, और आफ्टर इंस्ट्रक्शन करेंगे हम समेटिव इवेल्युएशन। मतलब क्या है, जब मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया तो सब कुछ पढ़ाने के बाद में आपके जब स्कूल के अंदर आपके जो फाइनल एग्जाम्स होते थे ना, वो फाइनल एग्जाम कहलाते हैं आपके समेटिव इवेल्युएशन। जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, पूरा साल कंप्लीट हो गया, उसके लास्ट में आपको देखा जाता है कि जो भी आपने इस साल में पढ़ा है, इस कोर्स में जो भी आपने पढ़ा है, क्या वो सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है, जो टीचर के गोल्स थे क्या वो गोल्स उसके अचीव हुए नहीं हुए, क्या आपके कुछ गोल्स बनाए थे, क्या आपके गोल्स अचीव हुए, आउटकम क्या निकल रहा है, ये सब चेक करने के लिए एट द एंड ऑफ द कोर्स हम समेटिव इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट इवेल्युएशन कब करेंगे, जब टीचर क्लास में एंटर हुआ, उसको देखना है कि बच्चों को कल वाला टॉपिक समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो उसके लिए वो करेगा प्लेसमेंट इवेल्युएशन। अब उसने देखा कि ठीक है बच्चों को समझ में आ गया कल वाला टॉपिक, अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर सकती हूँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक उसने शुरू किया, तो पढ़ाते पढ़ाते ही बीच बीच में वो बच्चों से पूछ रहा है कि आपको ये समझ में आया, वो समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल समझ में आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहे हैं, तो वो बीच बीच में पूछ रहा है, तो वो हुआ आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, अब बच्चे ने बोला कि उसको एक टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो देखेगा भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज क्या आ रही है उसको समझने में। उसके लिए हम करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब जब बच्चे को पूरा साल कंप्लीट हो गया, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट करवा दिया, तो साल के आखिर में आप करोगे समेटिव इवेल्युएशन, उसको देखने के लिए कि क्या आपने जो कोर्स कंप्लीट कराया है, क्या उसका आउटकम निकल रहा है, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, वो देखने के लिए आप समेटिव इवेल्युएशन करोगे। ठीक है, तो समेटिव इवेल्युएशन का कीवर्ड क्या है, एंड ऑफ द कोर्स। एंड ऑफ द कोर्स है इसका आपका समेटिव इवेल्युएशन का कीवर्ड। ठीक है, तो समेटिव इवेल्युएशन इज डन एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नो what extent objectives previously fixed has been accomplished. In other words, it is evaluation of pupils' achievement at the end of the course. मतलब क्या है इसका, जो टीचर ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि पढ़ाने से पहले टीचर क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। तो अब टीचर ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए कि भाई मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे लर्नर्स को अच्छे से समझ में आए टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या वो ऑब्जेक्टिव मेरा कंप्लीट हुआ है, क्या वो उसमें सक्सेसफुल हुई हो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो चेक करने के लिए हम करते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये थे आपके 4 तरीके के इवेल्युएशन, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है। इट इज प्री टीचिंग और मिड टीचिंग। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या तो हम प्री टीचिंग तो इतना नहीं होता है, प्री टीचिंग तो मैंने आपको प्लेसमेंट वाला बताया था वही होता है, ये मिड टीचिंग ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन समेटिव इवेल्युएशन जो है वो आपका पोस्ट टीचिंग होता है, टीचिंग के बाद में होता है। दूसरा है इट्स पर्पस इज टू आइडेंटिफाई शॉर्टकमिंग्स ऑफ टीचिंग। शॉर्टकमिंग्स क्या है, पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लर्नर से बीच बीच में सवाल करते रहोगे, है ना, तो वो जानने के लिए हम करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। लेकिन समेटिव इवेल्युएशन क्या करते हैं, इट पर्पस इज टू नो हाउ इफेक्टिव द टीचिंग प्लान वॉज। मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, जो आपने टीचिंग का पूरा प्लान बनाया था, क्या वो इफेक्टिव रहा, सक्सेसफुल रहा, नहीं सक्सेसफुल रहा, उसको देखने के लिए हम करते हैं समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, थर्ड वाला है इट एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनगोइंग लर्निंग कोर्स। आप जो पढ़ा रहे हो उसके बीच बीच में आप बच्चों से सवाल कर रहे हो, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, तो ऑनगोइंग कोर्स जो है, मतलब जो कोर्स चल रहा है उसमें क्या होता है, एक इफेक्टिवनेस आती है। ठीक है, लेकिन समेटिव इवेल्युएशन में क्या होता है, इट इज नोइंगली अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट पॉलिसीज आर मेड फॉर फ्यूचर। जो हमने फ्यूचर के लिए उसके गोल्स बनाए थे कि अब 2 महीने बाद इसका कोर्स कंप्लीट होने वाला है तो मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हमने फ्यूचर के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उसको देखने के लिए हम करते हैं समेटिव इवेल्युएशन। और ऑनगोइंग कोर्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा प्रभावित बनाने के लिए हम करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में कोई मार्क्स या कोई ग्रेड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन समेटिव इवेल्युएशन में मार्क्स और ग्रेड्स दोनों ही मिलते हैं। अब फॉर्मेटिव में मार्क्स और ग्रेड्स क्यों नहीं मिलते, अब जब मैं क्लास को पढ़ाते टाइम पे बीच बीच में आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, तो क्या मैं बीच बीच में आपको हर एक सही जवाब पे क्या आपको मैं कुछ नंबर या मार्क्स थोड़ी ना दे सकती हूँ। ये मैं आपको कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मतलब
हो रहा तो एक टाइप का टेस्ट ही है, लेकिन मैं कोई एक जनरल टेस्ट फॉर्म करके नहीं ले रही हूँ। मैं जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें कोई ग्रेड या कोई मार्क्स नहीं होते। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन आपके पूरे कोर्स के बाद में होता है, तो उसमें आपका पूरा टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए कहा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कोई मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन समेटिव में मार्क्स और ग्रेड्स दोनों ही मिलते हैं। इट डज नॉट टेक मच टाइम। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज्यादा टाइम भी नहीं लेता। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में आपसे पूछ रही हूँ आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो ज्यादा टाइम थोड़ा ना लग रहा है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में हम पूरे साल भर का चेक करते हैं कि जो भी मैंने पूरे साल भर में पढ़ाया क्या वो बच्चे को समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो उसके लिए हम पेपर बनाते हैं, फिर बच्चा पेपर में आंसर्स लिखता है, फिर वो कॉपीज चेक होती है, फिर उसको मार्क्स दिया जाता है, उसको ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। समेटिव में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन फॉर्मेटिव में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स बोथ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। मैंने बताया फॉर्मेटिव में हम बच्चों को पूछते रहते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन जो है डन आफ्टर द टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग के लास्ट में होता है। और लास्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म डिसीजन, लेकिन इसके लिए हम लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन कैसे? अब अगर मुझे 1 घंटे की क्लास लेनी है, 1 घंटे का पीरियड लेना है, तो मैं उसके लिए बच्चों का शॉर्ट टर्म डिसीजन ही तो बनाऊंगी कि भाई 1 घंटे के अंदर मैं 5 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट करूंगी, उसके बाद फिर 2 मिनट बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी, फिर 10 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट करूंगी, फिर 2 मिनट बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी। तो मैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए प्लान्स बनाती हूँ। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो पूरा साल के आखिर में होता है, तो इसके लिए हमको लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, मतलब रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बारे में देखा हमने। इवैल्यूएशन, अब ये इवैल्यूएशन क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस। ये बेसिकली आपके क्राइटेरियन रेफरेंस जो है वो आपको परसेंटेज से रिलेटेड है। इसमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो एक परसेंटेज के बेसिस पे मिलते हैं, लेकिन नॉन क्राइटेरियन में आपके मार्क्स जो है वो आपको परसेंटाइल के बेसिस पे दिए जाते हैं। जैसे हमारा यूजीसी का एग्जाम होता है वो भी तो परसेंटाइल में ही निकलता है। अभी आपका रिजल्ट आया था थोड़े टाइम पहले, तो आपने परसेंटाइल में मार्क्स देखे ना, परसेंटेज में देखेगा किसी ने अपने मार्क्स के 90% आई, 99% आई? नहीं, हमने परसेंटाइल में देखे मार्क्स। अब परसेंटेज और परसेंटाइल क्या होती है हमको ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में हम परसेंटेज देखते हैं। क्या देखते हैं? इसमें हम परसेंटेज देखते हैं कि बच्चों के परसेंटेज में कितने मार्क्स आए। अब परसेंटेज क्या होता है? इसमें हम एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं। ठीक है, उस स्टैंडर्ड तक बच्चा पहुंचेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके इतने नंबर आएंगे। मतलब क्या है, आप जब स्कूल में थे तो आपने एग्जाम दिए थे, ठीक है। अब एग्जाम दिए तो अब आपके स्कूल वालों ने एक सेट कर रखा था स्टैंडर्ड कि अगर इसके 60% आएंगे तो इसको मिलेगा कौन सा, ए ग्रेड मिलेगा। इसके 50% आएंगे तो इसको बी मिलेगा, और 50 से कम आएंगे तो इसको सी मिलेगा। तो जब आपके 60% मार्क्स आए, जो स्टैंडर्ड सेट किया था, आपके 60% मार्क्स आए तो आपको ए ग्रेड मिला। ठीक है, तो इसमें एक क्राइटेरियन रेफरेंस में ऐसे ही स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और आपके मार्क्स आपकी जो भी लर्निंग है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। सिर्फ आपको इवेल्युएट करके आपके मार्क्स दिए जाते हैं। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है, उसमें आपने सिर्फ 50 नंबर का ही पेपर किया, 50 नंबर का पेपर आप गलत किया आपने, तो आपको सिर्फ 50 नंबर ही दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में मैंने आपको बताया परसेंटेज नहीं होती है, इसमें कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये परसेंटाइल के बेसिस में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक अकेले आदमी की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं देखते हैं, बल्कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, अगर 10 लोगों ने एग्जाम दिया है तो उन 10 लोगों की परफॉर्मेंस जो है उसको कंपेयर किया जाएगा और फिर कंपेयर करके देखा जाएगा कि कितनी हाईएस्ट जो मार्क्स है या कितने हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो निकल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चों को रैंक दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस में सिर्फ आपकी अकेले की इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। आपने 50 नंबर का पेपर किया तो आपके 50 नंबर आएंगे, आपने 70 का किया तो आपके 70 आएंगे। लेकिन नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, आपकी अकेले इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है, इसमें पूरी ग्रुप की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि पूरे ग्रुप ने एग्जाम दिया है। अगर 10 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 10 बच्चों में से सबसे ज्यादा मार्क्स कितने आ रहे हैं, उन मार्क्स के बेसिस पे फिर आपको परसेंटाइल में कन्वर्ट करके मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि अभी यूजीसी नेट में क्या होता है, अगर मान लो 100 लोगों ने यूजीसी नेट का पेपर दिया है, तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर वो मार्क्स निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, आपने जितना किया है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है,
लेकिन अब अगर हम परसेंटाइल के बेसिस पे निकालते हैं तो परसेंटाइल के बेसिस पे कैसे निकालेंगे? अगर 2 या फिर 3 लोगों ने एग्जाम दिया है यूजीसी नेट का, ठीक है, तो 3 में से ए के आए हैं 10 में से 9 नंबर मान लो, ठीक है, बी के आए हैं 8 नंबर और सी के आए हैं 6 नंबर, ठीक है। 3 लोगों ने एग्जाम दिया, एक के आए 9, एक के आए 8, एक के आए 6। अब इसमें आपको 8 में आपको 10 में से 6 नंबर नहीं मिलेंगे कि आपके 10 में से 6 आए तो आपको 10 में से 6 मिल जाएंगे, नहीं, सबकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, ठीक है। अब देखने के बाद में कंपेयर करेंगे, एक तो सबसे ज्यादा किसके आए? ए के आए, कितने आए? 9 आए, ठीक है। तो मतलब अब जिस भी बच्चे के 9 या 9 के आसपास में नंबर आएंगे उसको दिया जाएगा आपका सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल, ठीक है। और जिसके सबसे कम आए, जितनी सबसे कम आपके नंबर निकलेंगे उसमें आपको दिया जाएगा सबसे कम परसेंटाइल, और जितना सबसे हाईएस्ट मार्क्स जाएंगे उसके आपके सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी। तभी तो बोलते हैं कि कट ऑफ जाती है परसेंटाइल में ही जाती है। जितने ज्यादा कट ऑफ होंगे, मतलब जितना ज्यादा सबके हाईएस्ट नंबर आएंगे उतनी ही कट ऑफ आपकी सबसे ज्यादा जाएगी। अगर कम कट ऑफ निकलती है, कम नंबर आते हैं एग्जाम में बच्चों के, तो उसमें आपकी कट ऑफ जो है वो भी कम निकलती है। तो इसमें भी अगर 10 में से 9 नंबर आए तो मतलब कट ऑफ इसमें भी जो है वो हाई जाएगी। लेकिन अगर आपका सिर्फ 6 नंबर ही आपके हाईएस्ट रहे, 6 से ऊपर ही 8 और 9 और 10 किसी के आए ही नहीं, सिर्फ 6 नंबर ही आपके हाईएस्ट रहे, तो कट ऑफ जो है वो आपकी 6 के आसपास जाएगी। मतलब क्या है, सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, क्राइटेरियन डिफरेंस में कुछ स्टैंडर्ड में सेट किए जाते हैं और आपकी अकेले की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसा आपने किया उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिले। लेकिन नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्राइटेरियन और नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस समझ में आया होगा। क्राइटेरियन में हम क्या करते हैं, परसेंटेज देखते हैं, और नॉन क्राइटेरियन में हम परसेंटाइल देखते हैं, ठीक है। और परसेंटेज कैसे देखते हैं, क्राइटेरियन में परसेंटेज देखते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपके अकेले की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन नॉन रेफरेंस में क्या करते हैं, आपकी अकेले की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है, जितने भी बच्चे हैं उन सभी के परफॉर्मेंस को कंपेयर करके फिर मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट कि कितने तरीके के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला है डायग्नोस्टिक, टू फाइंड आउट प्रॉब्लम। हमने डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखा था, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करते हैं। मतलब बच्चों की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है। दूसरा है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, टू फाइंड आउट टैलेंट। बच्चे में कोई टैलेंट है, उसको डांस का टैलेंट है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक स्किल है, उसके टैलेंट को देखने के लिए, उसकी स्किल को देखने के लिए हम एप्टीट्यूड का टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट क्या है, हेल्प टू डू समेटिव इवेल्युएशन एट द एंड। एंड में जब हमने किया था ना समेटिव इवेल्युएशन, तो अचीवमेंट समेटिव इवेल्युएशन में आपके अचीवमेंट ही देखा जाता है। मैंने बताया था अचीवमेंट जो है वो आपका क्या है, कीवर्ड है। समेटिव इवेल्युएशन का कीवर्ड क्या है, अचीवमेंट है। तो समेटिव इवेल्युएशन कैसे करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। जो हमने पढ़ाया उसके लास्ट में हम देखेंगे कि हमने कितना अचीव किया है। जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, गोल बनाए थे, क्या वो मेरे अचीव हुए, बच्चे का जो आउटकम है क्या वो अचीव हुआ, नहीं अचीव हुआ। तो वो अचीवमेंट देखने के लिए हम करते हैं समेटिव इवेल्युएशन अचीवमेंट टेस्ट के अंदर, ठीक है। फोर्थ है आपका प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी क्या है, जनरल एबिलिटी ऑफ पर्सन एट गिवन टाइम। मतलब इसमें प्रोफिशिएंसी में हम बच्चे की एक जनरल एबिलिटी देखते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोफिशिएंसी देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के थे आपके टेस्ट। डायग्नोस्टिक, प्रॉब्लम फाइंड आउट की जाती है, एप्टीट्यूड में टैलेंट देखा जाता है, अचीवमेंट होता है एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द कोर्स, और प्रोफिशिएंसी में हम बच्चे की कोई एक पर्टिकुलर एबिलिटी देखते हैं, जनरल एबिलिटी देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन का। अब मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन का क्या होता है बेसिकली, मतलब मापन, आकलन और मूल्यांकन, इनमें क्या अंतर है। तो ये है आपका वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम देखा होगा। मेजरमेंट फिर आता है आपका असेसमेंट और इवेल्युएशन। मतलब इवेल्युएशन का टाइप, इवेल्युएशन के अंदर आते हैं आपके मेजरमेंट और आपके असेसमेंट, ठीक है। तो अब मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन बेसिकली होते क्या हैं।
सबसे पहले हम अगर मेजरमेंट की बात करें तो परफॉर्मेंस देखा जाता है मार्क्स के अंदर। असेसमेंट की हम बात करें तो इसमें कंपैरिजन किया जाता है, और अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें जजमेंट दिया जाता है। अब क्या है ये मार्क्स, कंपैरिजन और जजमेंट है क्या? मेजरमेंट में क्या होता है, बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाती है मार्क्स के अंदर। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है जैसे राम के आए 70 आए 100 में से, तो मतलब राम ने कितना किया, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, उसके अकॉर्डिंग उसको 100 में से 70 नंबर आ गए। ठीक है, सिर्फ उसकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आए। असेसमेंट में अब हम क्या करेंगे, उसी को कंपेयर करेंगे, और उसका इस बार 4th रैंक आया है। 4th रैंक कैसे निकाला हमने, 1, 2, 3 और 4 बच्चों ने एग्जाम दिए। राम के आए 70, 100 में से 70 मार्क्स आए। तो मान लो ये जो 3 हैं इसके आए होंगे 90, इसके आए होंगे 85, इसके आए होंगे 80। ठीक है, मतलब इसमें हमने कंपेयर किया है चारों की परफॉर्मेंस को। जिसके सबसे ज़्यादा आए उसको 1st रैंक पे दिया, जिसके उससे कम आए उसको 2nd पे दिया, जिससे उसके कम आए उसको 3rd पे दिया, और राम के आए सबसे कम 4th रैंक दिया फिर हमने राम को। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, असेसमेंट में क्या होता है, दूसरों की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस को, और फिर उसमें रैंक देते हैं हम। ठीक है, और इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हम जजमेंट देते हैं। जजमेंट कैसे देते हैं, अब जब आपकी 4th पोजीशन आई तो ये जजमेंट दिया जाएगा कि आपने क्लास में इस बार इतना अच्छा नहीं किया है क्योंकि आप 4th रैंक पे आए हो। ठीक है, जो 1st रैंक पे आया है उसको कहा जाएगा कि इसने बहुत अच्छा किया है क्लास में क्योंकि इसकी 1st रैंक आई है। तो ये जजमेंट दिया जाता है कि उसने अभी तक अपनी क्लास में कितना स्कोर किया है। अच्छा स्कोर किया है तो जजमेंट होगी कि हाँ आपने अच्छा किया है, अच्छा नहीं किया है तो जजमेंट होगी कि आपने अच्छा नहीं किया है। तो ये होता है आपका इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं। तो यही था आपका छोटा सा टॉपिक, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। मेजरमेंट क्या करते हैं, जब हम बच्चों को मार्क्स देते हैं, 50 100 में से आए, 60 100 में से आए, 70 100 में से आए, जब हमने बच्चों को मार्क्स दिए ना, तो मार्क्स कैसे दिए, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए। तो ये होता है आपका मेजरमेंट। जब हमने क्या किया, मेजर किया है, हमने क्या किया है, हमने मापन किया है उसका कि अभी तक उसको जितना समझ में आया उतना उसका कितना मापन निकला है, कितना मेजरमेंट निकला है, उसको निकालने के लिए हम उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको मार्क्स देते हैं। ठीक है, फिर असेसमेंट में क्या करते हैं, कंपैरिजन किया जाता है। जो भी 10 बच्चे हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उन 10 का कंपैरिजन होगा, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको ऊपर रैंक पे रखा जाएगा, फिर कम वाले को नीचे पे, उससे कम वाले को उससे नीचे पे, है ना। तो ऐसे रैंक में डिवाइड करते हैं। रैंक में कैसे डिवाइड करेंगे, जब हम जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके एग्जाम को कंपेयर करेंगे। तो असेसमेंट में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, और इवैल्यूएशन में उसका ही जजमेंट दिया जाता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए, मतलब मेजरमेंट में भी अच्छे मार्क्स आए, असेसमेंट में भी, कंपैरिजन में भी अच्छा रैंक आया, तो इवैल्यूएशन में जजमेंट क्या होगा कि आपने अच्छा किया है, आपकी क्लास के अंदर आपके 90 मार्क्स आए हैं 100 में से, और रैंक में भी आप फर्स्ट आए हो। तो इवैल्यूएशन में क्या होगा, जजमेंट में क्या होगा कि आपने अच्छा किया है, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। लेकिन अगर यहीं पे ही अगर आपके 70 नंबर आए हैं, आप 4th रैंक पे आए हो, तो जजमेंट में क्या निकलेगा कि आप ठीक ठाक बच्चे हो, ना ही ज्यादा अच्छे हो ना ही ज्यादा मतलब वीक हो। ठीक है, तो ये होता है आपका मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। तो अब हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब निरंतर समझ मूल्यांकन। अब इसका मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, जो चीज़ लगातार है, जो रेगुलर होती रहती है। ठीक है, तो रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये निरंतर है, ये पूरे साल भर चलता रहता है। अगर हमने एक कंसेप्ट पढ़ाया, एक टॉपिक पढ़ाया, तो उसके बीच में हम बच्चे से सवाल करेंगे, फिर वो चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर आया, तब हम बीच बीच में बच्चे से सवाल करते रहेंगे। तो ऐसे करके जब तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, कोर्स के दौरान लगातार बीच बीच में जब हम बच्चे को इवैल्यूएट करते रहते हैं पूरे कोर्स के दौरान, कोर्स के चलते टाइम पे, तो वो होता है कॉन्टिन्यूस, मतलब रेगुलर एक इवैल्यूएशन हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, निरंतर समझ मूल्यांकन जो है वो आपका एक कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है जो कि पूरे कोर्स के दौरान चलता रहता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है,
कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या सजेस्ट करता है, ये हमको ऑलराउंड डेवलपमेंट सजेस्ट करता है कि इस इवेल्युएशन से जब बच्चे का निरंतर पूरे साल भर तक रेगुलर अगर कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन होता रहेगा, अगर रेगुलर इवेल्युएशन होता रहेगा तो उससे क्या होगा, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। ना ही सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट होगा, ना ही सिर्फ इमोशनल, ना ही सिर्फ फिजिकल, बल्कि मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा बच्चे का। ठीक है, तो ये है आपको कॉम्प्रिहेंसिव। और इवेल्युएशन का मतलब क्या है, इवेल्युएशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरे टाइप्स एंड ऑल कि इवेल्युएशन क्या है, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स है आर यूज्ड टू एक्सेस एंड इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इवेल्युएशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम बच्चे की प्रोग्रेस को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मतलब निरंतर समझ मूल्यांकन क्या है, ये एक तो निरंतर प्रोसेस है जो पूरे साल भर तक लगातार चलता रहता है। और फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाता है और ये एक इवेल्युएशन का टाइप है जिससे हम बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं नई नई तकनीक को यूज करके, नए नए टेक्निक्स और टूल्स को यूज करके। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने इवेल्युएशन के टाइप्स देखे, हमने कुछ टेस्ट के टाइप्स देखे, तो अब हम देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। इवेल्युएशन में जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो हम उसको मार्क्स तो देते हैं डेफिनेटली, लेकिन मार्क्स के साथ साथ कई बार हम ग्रेड्स भी देते हैं, हमको भी ग्रेड्स मिलते हैं। कई बार स्कूल के अंदर आपने देखा होगा आपको भी मार्क्स के साथ साथ आपको ग्रेड्स भी मिले होंगे। आपने जब आपकी रिपोर्ट कार्ड देखी होगी तो उसमें एक तरफ तो मार्क्स लिखे होते हैं, एक तरफ ग्रेड्स लिखे होते हैं, एक तरफ रिमार्क्स लिखे होते हैं कि इस सब्जेक्ट में गुड है, इसमें एक्सीलेंट है, इसमें मीडियम है, इसमें बैड है ना। तो मार्क्स के साथ साथ हमको इवेल्युएशन सिस्टम के टाइम पे ग्रेड्स भी मिलते हैं। तो वो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ग्रेड्स होते हैं टोटल दो तरीके के, डायरेक्ट ग्रेड्स एंड इनडायरेक्ट ग्रेड, मतलब डायरेक्ट ग्रेडिंग और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट जिसमें हम बच्चे को डायरेक्टली ग्रेड प्रोवाइड करेंगे और इनडायरेक्ट जिसमें हम बच्चे को इनडायरेक्टली ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ग्रेड कैसे, आपने कुछ ड्राइंग बनाई, ठीक है, टीचर आपकी क्लास में आया, उसको अच्छी लगी, उसने डायरेक्टली आपको ए ग्रेड दे दिया। किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी नहीं लगी, उसको बी दे दिया, किसी को सी दे दिया। तो ऐसे डायरेक्टली उसने आके आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको डायरेक्टली ग्रेड्स दे दिए। लेकिन इनडायरेक्ट ग्रेड क्या होता है, इनडायरेक्ट ग्रेड्स में हम डायरेक्टली बच्चे को ग्रेड नहीं देते हैं, पहले हम उसके परफॉर्मेंस को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन मार्क्स के बेसिस पे हम उसको ग्रेड देते हैं। ठीक है, मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब आपको जब स्कूल में मार्क्स मिलते थे तो पहले आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते थे कि 100 में से इस बच्चे के 90 नंबर आए। ठीक है, तो अब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना, ये हर स्कूल का अपने अपने लेवल पे अलग अलग होता है। हर सिस्टम में, हर स्कूल में सेम नहीं है कि जैसे हर स्कूल में 90 मार्क्स पे ए ग्रेड मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ स्कूल रखती है कि 90 मार्क्स में हम उनको बच्चे को ए ग्रेड देंगे, कुछ स्कूल रखती है कि हम 90 से अबव वाले बच्चों को ए प्लस ग्रेड देंगे, है ना। तो किसी स्कूल में ए प्लस ग्रेड वाला सिस्टम है, किसी स्कूल में ए तक ही ग्रेड्स मिलती है। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो डिफर करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और स्कूल टू स्कूल। लेकिन इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है, जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और फिर उसको मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपके अगर 100 में से 90 नंबर आए तो आपके स्कूल में ये सिस्टम होगा कि 90 मार्क्स आने पे हम बच्चे को ए ग्रेड देंगे, 90 से 80 के बीच में आने के लिए हम उसको बी देंगे, 80 से 70 में हम उसको सी देंगे, 70 से कम वाले को हम डी देंगे, है ना। सपोज ये ग्रेडिंग सिस्टम होगा तो आपके अगर आपकी पहले परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। अब आपके अगर 90 नंबर आए तो आपके स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, 90 नंबर आने पे हम बच्चे को ए ग्रेड प्रोवाइड करेंगे। तो पहले आपकी परफॉर्मेंस को मार्क्स में कन्वर्ट किया और फिर उस मार्क्स के बेसिस पे आपको ग्रेड्स दी गई। तो ये होती है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। और डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, डायरेक्टली टीचर आया, आपकी ड्राइंग उसको अच्छी लगी, आपकी परफॉर्मेंस उसको अच्छी लगी, डायरेक्टली उसने आपको ए ग्रेड दे दिया। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं दिए कि अब आपका ए ग्रेड आया है तो ए ग्रेड में अब आपको पता नहीं कि आपको मार्क्स कितने मिले हैं, हो सकता है आपको 90 मिले हो, आपको 80 मिले हो, 70 मिले हो, लेकिन उसने क्या किया, डायरेक्टली आके आपको सिर्फ ग्रेड दे दी ए बी सी डी, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, पहले बच्चे को मार्क्स देते हैं और फिर उस मार्क्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ग्रेड्स के अंदर। ठीक है, तो ये होता है आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। अब इनडायरेक्ट ग्रेडिंग जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट ग्रेडिंग देखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष ग्रेडिंग। अब डायरेक्ट ग्रेडिंग क्या है, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग
Performance exhibited by an individual is assessed in qualitative term and the impression so obtained by the examiner is directly expressed in terms of letter grades. Advantage of direct grading is that is minimize the inter-examiner variability. Moreover, it is easy to use in comparison to indirect grading. डायरेक्ट ग्रेडिंग लैक्स ट्रांसपेरेंसी, मतलब क्या है इसका, डायरेक्ट ग्रेडिंग जो होती है वो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग से इजी होती है। इजी क्यों होती है? अब टीचर आएगा डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा और उसके बेसिस पे ही आपको ABCD ग्रेड्स दे देगा, ठीक है, उसमें उसको कोई मार्क्स वार्क्स नहीं देखने हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में मैंने आपको बताया कि पहले मार्क्स दिए जाते हैं, उन मार्क्स को फिर कन्वर्ट करा जाता है ग्रेड्स के अंदर, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें सिर्फ टीचर आएगा, आपके परफॉर्मेंस को देखेगा और आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। एग्जामिनर गिव यू डायरेक्ट ग्रेड्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, जैसे ABCD आपकी जो परफॉर्मेंस देखी उसने, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्क्स नहीं दिए, डायरेक्टली उसने ग्रेड्स दे दिए। अच्छी लगी तो A दे दिया, कम लगी तो B दे दिया, उससे कम लगी तो C दे दिया, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट ग्रेडिंग क्या होती है? इनडायरेक्ट ग्रेडिंग मतलब अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग। अब अप्रत्यक्ष क्या होती है? इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जामिनर इज फर्स्ट असेस्ड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स and subsequently transformed into letter grades by using different modes। मतलब इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, पहले बच्चे की परफॉर्मेंस को मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उन मार्क्स को ग्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके अगर 90 नंबर आए हैं तो आपकी स्कूल में 90 नंबर आने पे अगर A ग्रेड मिलती होगी तो आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे A ग्रेड मिलेगी। अगर 80 आने पे अगर आपका स्कूल ने सिस्टम बनाया होगा कि 80 नंबर आएंगे तो हम B ग्रेड देंगे, तो आपको B ग्रेड मिलेगी। तो पहले आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके मार्क्स निकाले जाएंगे और फिर उन मार्क्स को कन्वर्ट करा जाएगा ग्रेड्स के अंदर। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, ठीक है। डायरेक्ट में डायरेक्टली टीचर ने आपको ग्रेड्स दे दिए, कोई मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में पहले मार्क्स दिए जाएंगे और फिर उन मार्क्स को कन्वर्ट करा जाएगा ग्रेड्स के अंदर, ठीक है। समझ में आया? इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण और सापेक्ष ग्रेडिंग। अब पूर्ण सापेक्ष ग्रेडिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, मतलब पूर्ण ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है, आपका परसेंटेज वाला सिस्टम है कि आपके मार्क्स के बेसिस पे एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा आपके स्कूल ने और फिर उसके बेसिस पे आपके मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट का पार्ट है, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग का पार्ट है, तो पहले मार्क्स मिलेंगे आपको और फिर उन मार्क्स को हम ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड सेट होते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपके मार्क्स को कन्वर्ट किया जाता है आपके ग्रेड्स के अंदर। जैसे आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि जिसके भी 60 से अबव मार्क्स आएंगे उसको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, है ना। तो आपके स्कूल ने ये एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि जिसके भी 60 या 60 से ऊपर मार्क्स आएंगे उसको हम फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे। तो पहले आपके नंबर निकाले उन्होंने, अगर आपके 60 नंबर आते हैं या फिर 60 से ऊपर नंबर आते हैं तो फिर उन्होंने आपके नंबर को आपके ग्रेड्स में कन्वर्ट किया। फिर नंबर के बेसिस पे, उस सेट ऑफ स्टैंडर्ड के बेसिस पे उन्होंने आपके नंबर को किस में कन्वर्ट किया, फर्स्ट डिवीजन में कन्वर्ट किया। तो वो होता है आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, जिसमें एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करती है स्कूल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपके मार्क्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्रेड्स के अंदर, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, सापेक्ष ग्रेडिंग मतलब रिलेटिव ग्रेडिंग। अब ये क्या होती है? इन दिस ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज डिसाइडेड नॉट बाय इट्स परफॉर्मेंस अलोन रादर देन परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में जहां हम परसेंटेज का यूज करते हैं वहां ही रिलेटिव ग्रेडिंग में हम परसेंटाइल का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था ना परसेंटेज परसेंटाइल, तो रिलेटिव ग्रेडिंग में परसेंटाइल का यूज होता है और जहां भी परसेंटाइल का यूज होता है वहां हम क्या करते हैं, वहां सिर्फ खुद की अकेले की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है, वहां पे जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है सबकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो रिलेटिव ग्रेडिंग में भी सेम ही है, आपके मार्क्स मिलेंगे पहले आपको, क्योंकि इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है तो सबसे पहले मार्क्स मिलेंगे और फिर कन्वर्ट किया जाएगा ग्रेड्स में। लेकिन कन्वर्ट कैसे होगा, सिर्फ आपकी अकेले की परफॉर्मेंस को देख के नहीं होगा। लिखा है ना, स्टूडेंट इज डिसाइडेड नॉट बाय इट्स परफॉर्मेंस अलोन, कि स्टूडेंट को सिर्फ उसके अकेले की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ग्रेड्स नहीं मिलेंगे बल्कि ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर किया जाएगा। मतलब जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है पहले उनकी परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर किया जाएगा, फिर कंपेयर करके एक नंबर निकाला जाएगा और फिर मतलब मार्क्स दिए जाएंगे और फिर उन मार्क्स को ग्रेड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में?
एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में हमने क्या देखा था, उसमें हमने परसेंटेज वाला सिस्टम देखा था। जहां भी परसेंटेज होता है वहां पे सिर्फ खुद के अकेले की परफॉर्मेंस देखी जाती है और एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन होता है वहां पे। मतलब एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में हमने क्या देखा था कि आपकी स्कूल ने कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाए हैं, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे पहले वो आपको नंबर देगी और फिर उस नंबर को वो कन्वर्ट करेगी ग्रेड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन रिलेटिव ग्रेडिंग में हमने क्या देखा, मार्क्स कन्वर्ट होंगे ग्रेड्स के अंदर, लेकिन आपके अकेले की परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं होंगे। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सबकी परफॉर्मेंस को पहले कैलकुलेट किया जाएगा, फिर नंबर जो होंगे, जो मतलब मार्क्स दिए होंगे आपको, फिर वो कन्वर्ट होंगे ग्रेड्स के अंदर, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रेडिंग है आपका परसेंटाइल का पार्ट और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है आपका परसेंटेज का पार्ट, ठीक है। आया समझ में? तो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। हमने कुछ टेस्ट ऑफ इवैल्यूएशन करे थे, प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, अचीवमेंट टेस्ट। फिर हमने ग्रेडिंग सिस्टम देखा जिसमें हमने दो तरीके की ग्रेडिंग देखी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसमें टीचर क्या करता है, डायरेक्टली आता है, आपकी परफॉर्मेंस देखता है, कोई मार्क्स नहीं होते हैं डायरेक्ट ग्रेडिंग में, सिर्फ आपको डायरेक्टली ग्रेड्स दी जाती है। लेकिन इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होती है, पहले आपको मार्क्स दिए जाते हैं और फिर उन मार्क्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्रेड्स के अंदर, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के भी हमने फिर दो पार्ट देखे थे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है, होता तो पहले मार्क्स होते हैं और फिर ग्रेड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपकी अकेले की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करे हैं आपकी स्कूल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स को कन्वर्ट करते हैं ग्रेड्स के अंदर। और रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, उसमें भी मार्क्स को ही ग्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके करने का तरीका अलग है। उसमें सिर्फ आपके अकेले की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है, बल्कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, जितने भी ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस है, उसको इवेल्युएट करके फिर आपके मार्क्स जो है वो ग्रेड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में फिर भी मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी वहां पे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इवैल्यूएशन से रिलेटेड। एक आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है कि आपको 4 इवैल्यूएशन के टाइप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको मैच करना है कौन सा फॉर्मेटिव है, कौन सा क्राइटेरियन रेफरेंस है, कौन सा समेटिव है, कौन सा नॉर्म रेफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या बताया था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन पीरियड बताया था ना। अब यहाँ पे देख लो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कौन सा आ रहा है, इवैल्यूएशन कैरिड एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये तो नहीं है। मतलब इसमें क्या बोला है कि ये कोर्स के लास्ट में होता है। कौन सा वाला मैंने लास्ट में बताया था आपको, समेटिव वाला, तो इसको मैच कर लो इससे, ठीक है। समेटिव मैंने लास्ट में बताया था, 4 बताए थे ना, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। प्लेसमेंट जो इंस्ट्रक्शन के पहले होता है, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक जो इंस्ट्रक्शन के दौरान होता है, और समेटिव जो एट द एंड ऑफ द कोर्स मतलब इंस्ट्रक्शन के बाद में होता है। तो यहाँ पे बाद वाला ऑप्शन दिया है, तो आपका समेटिव मैच कर लो इससे। दूसरा कौन सा दिया है, इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स। अभी हमने करा है परसेंटेज और परसेंटाइल वाला सिस्टम, वो सेम है, क्राइटेरियन एंड नॉन क्राइटेरियन वाला। तो इसमें बोला है कि बच्चों की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके फिर मार्क्स दिया जाता है, तो वो कौन सा है, फॉर्मेटिव और समेटिव तो होगा नहीं, क्राइटेरियन या फिर नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस होगा। कौन सा होगा, क्राइटेरियन में हमने देखा था परसेंटेज होता है और नॉर्म क्राइटेरियन में हमने देखा था परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल कब होता है, जब हम बाकी सभी बच्चों की परफॉर्मेंस से अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस को मैच कर लो बी ऑप्शन से। थर्ड वाला बोला है इवैल्यूएशन अगेंस्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, मतलब कोई स्टैंडर्ड मेंटेन होंगे और उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, इसको मैच कर लो आप क्राइटेरियन रेफरेंस से। और बचा कौन सा, फॉर्मेटिव का, ये वाला लास्ट वाला, इवैल्यूएशन कैरिड आउट थ्रू आउट द कोर्स, मतलब कोर्स के दौरान इवैल्यूएशन चलता रहता है, वो कौन सा इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बस हो गया सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर इसका बी। अगर आपने ये चारों अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी लगने वाला है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जो हम कोर्स के दौरान करते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन जो हम एट द एंड ऑफ द कोर्स मतलब कोर्स के लास्ट में करते हैं। क्राइटेरियन एंड नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या बताया था मैंने, क्राइटेरियन रेफरेंस जिसमें आपका परसेंटेज आती है, जिसमें आपकी अकेले की परफॉर्मेंस देखी जाती है, और नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस जिसमें परफॉर्मेंस को दूसरों बच्चों की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। तो जहाँ पे भी कंपेरिजन वर्ड देख लो, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वर्ड देख लो, एंड ऑफ द कोर्स, थ्रू आउट द कोर्स, बिफोर द कोर्स, है ना, ये सब कुछ मैंने आपको इवैल्यूएशन के जो टाइप्स थे उसके कीवर्ड्स भी बताए थे, अगर आपको याद हो तो अगर वो कीवर्ड्स आपको याद है ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द कोर्स, कीवर्ड किसका था, ये समेटिव का। थ्रू आउट द कोर्स मतलब कोर्स के दौरान, तो ये कीवर्ड किसका था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। तो अगर कीवर्ड्स भी याद होंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन हिंदी में भी दिया हुआ है, रचनात्मक मूल्यांकन, मानदंड, योगात्मक और प्रतिमान संदर्भित मूल्यांकन, इन सबको मैच करना है। आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन शुड बी डन बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, मतलब इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस से पहले कौन सा इवेल्युएशन हम करते हैं, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव या समेटिव। अभी प्लेसमेंट और समेटिव तो हम करके आए, समेटिव जो कि कोर्स के लास्ट में करते हैं, है ना, और प्लेसमेंट नहीं, फॉर्मेटिव जो हम कोर्स के दौरान करते हैं, डायग्नोस्टिक जो हम कोर्स के दौरान करते हैं। तो आंसर क्या हुआ, बी, प्लेसमेंट जो हम कोर्स के पहले करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, सेम वो कीवर्ड आ गया कि कौन सा इसमें से चारों में से इवेल्युएशन है जो हम इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के पहले करते हैं, तो प्लेसमेंट वाला है। ठीक है, मतलब हिंदी में बताती हूँ क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल्यांकन में से कौन सा अनुदेशात्मक प्रतिक्रिया से पहले किया जाता है, निदानिक, प्लेसमेंट, औपचारिक या सत्रांत। तो प्लेसमेंट मूल्यांकन। ठीक है, अगर ये चारों आपको अच्छे से पता होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, मतलब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, मतलब छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए। टू एनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। टू एनहेंस कोऑपरेशन इन क्लास, मतलब कक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए। या फिर टू अंडरस्टैंड लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए। इन चारों में से किसके लिए हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं, तो आंसर बी इज योर करेक्ट। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आंसर बी इज योर करेक्ट। अब कैसे करेक्ट है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हम इन चारों में से किसके लिए करते हैं, टू प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास। अब अगर आपको अच्छे से पता होगा कि नेक्स्ट क्लास में हम कब बच्चे को प्रमोट करेंगे, जब कोर्स खत्म हो गया, तो उसके आखिर में हम बच्चे का टेस्ट लेंगे, आखिर में टेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद में उसके मार्क्स को देख के उसको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो आखिर में टेस्ट कौन सा होता है, सबमिटिव होता है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है, फॉर्मेटिव पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा है टू एनहेंस कोऑपरेशन इन क्लास, क्लास में कोऑपरेशन करने के लिए। नहीं, इवेल्युएशन तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्यों करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए, तो ये तो इवेल्युएशन का सिस्टम है ही नहीं, इसको तो हटा दो। फिर लिखा है टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज, मतलब कठिनाइयों को समझने के लिए। डायग्नोस्टिक वाला मैंने आपको बताया था क्यों किया जाता है इवेल्युएशन, बच्चों की डिफिकल्टीज को समझने के लिए कि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही जो चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगर डायग्नोस्टिक लिखा होता ऑप्शन में तो आपका डी वाला ऑप्शन होता, लेकिन ऑप्शन में लिखा है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हम क्यों करते हैं, टू एनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, जब हम हमारे कोर्स के दौरान, हमारे इंस्ट्रक्शन के दौरान बच्चों से सवाल जवाब करते रहते हैं। और सवाल जवाब करने का हमारा मेन मकसद क्या होता है कि ताकि हम बच्चों से सवाल पूछेंगे तो बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो और बढ़ेगी। तो यही बोला है क्वेश्चन में कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्यों किया जाता है, बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन द फेज कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंडिकेट्स, मतलब हमने अभी किया कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, उसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है इसका क्या मतलब है। मैंने तीनों वर्ड्स के आपको मतलब बताए थे, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवेल्युएशन। हिंदी में देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है, मतलब व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब क्या है, evaluation of whole syllabus, evaluation of all subject, evaluation of cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, या फिर evaluation of cognitive domain। क्या बताया था मैंने आपको, continuous क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये लगातार होता रहता है कोर्स के दौरान। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल सभी तरीके के डेवलपमेंट्स इसके अंदर होते हैं। और इवेल्युएशन क्यों है, क्योंकि इसके थ्रू हम बच्चे को टेस्ट लेते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे किसका पूछा है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब पूछा है कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में
कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब इवेल्युएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। हम बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं, सभी डोमेन्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है इस मूल्यांकन के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं, सभी विषयों का मूल्यांकन नहीं, लेकिन सभी हमारे डोमेन्स का मूल्यांकन जरूर होता है। मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन जरूर होता है इसके अंदर। और संज्ञानात्मक क्षेत्र अकेले का नहीं होता है बल्कि सभी का होता है। संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावनात्मक क्षेत्र तीनों का ही डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नहीं समझ में आता है तो आप कुछ भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी सवालों का जवाब देने की वहाँ पे कोशिश करूंगी। इसकी पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।